आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है उसे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी उसको, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल पूरी तरह से दिख जाती है। ठीक है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से कहता है कि आपको ये बताना है द साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ़ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि जो इसने 4-5 क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे हैं ABCD करके पार्ट में, उसमें कौन से केस में वो पॉजिटिव बनेगा और कौन से केस में वर्क आपका नेगेटिव बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के 6.1 एग्जाम्पल से, और हम सबसे पहले ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे ए पार्ट में आपसे कहता है वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ रोप ऑफ टाइड टू द बकेट। मतलब ये आपसे कह रहा है कि एक बाल्टी है आपके पास, इस तरह से कह रहा है एक बाल्टी है, उसको आप एक रस्सी से खींच रहे हैं। ठीक है, तो उस रस्सी आप उसे खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ रहेगा आपका। और अगर आप इसे खींच रहे हैं तो रस्सी पे जो फोर्स लगेगी वो टेंशन फोर्स रहेगी, वो भी ऊपर की तरफ रहेगी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव। तो बच्चे इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जैसे कि हम क्लास में डिस्कस करते हुए आए हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो होगा F/S cos थीटा। और अगर आप इस केस को ध्यान से देखें तो फोर्स भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल आएगा इनके बीच में 0 डिग्री। और cos 0 क्योंकि हमारा जो है पॉजिटिव होता है, cos 0 1 होता है, पॉजिटिव होती है वैल्यू, तो इसलिए हमारा फर्स्ट केस में जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले केस का जो वर्क डन आएगा हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट का आंसर वो आएगा पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर आप सबको। आइए दूसरे केस की तरफ चलते हैं, हम सेकंड केस की तरफ। बच्चे इसके सेकंड पार्ट में बी पार्ट में आपसे कहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इन अबव केस। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, एक बकेट है, एक बाल्टी है, ठीक है, और इस बाल्टी को हम रस्सी के ज़रिए ऊपर की तरफ खींच रहे थे। मतलब ये जो है ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही थी, ऊपर की तरफ ये मूव कर रही थी। उसने आपसे बोला है इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा mg, वो डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं तो बी पार्ट में क्या होगा कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपका नीचे की तरफ लगेगा mg, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा d। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाता है। और क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला है वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि वो होता है F/S cos 180, कॉस थीटा, मतलब थीटा यहाँ 180 डिग्री है। और बच्चे क्योंकि जो है कॉस 180 हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा हुआ है कि कॉस 180 होता है -1, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसीलिए इस वाले केस में जो हमारा वर्क डन आएगा वो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बी पार्ट में जो हमारा वर्क डन होगा वो कैसा आ जाएगा, बी पार्ट में हमारा वर्क डन नेगेटिव रहेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सी पार्ट में। सी पार्ट में इसने कहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसने कहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन होता है, तो इंक्लाइंड प्लेन हम एक पूरा टॉपिक ही डिस्कस करते हैं बैच में, जो कि हमारा कंसेप्ट भी होता है फिज़िक्स का। तो मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन की अगर कोई बात करता है तो इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो नीचे की तरफ मूव करता है अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए। तो यानी कि इस पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ होने वाला है। पर आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए। तो बच्चे वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन क्योंकि मोशन के अपोजिट एक्ट करेगा इस क्वेश्चन में, तो वो कुछ ऐसे एक्ट करेगा। यहाँ पर भी हमें क्लियरली दिखता है कि यार यहाँ पर भी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस ही करा था कि जो वर्क डन आएगा उसका फॉर्मूला होगा F/S cos 180। और क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्योंकि -1 होती है,
तो इस केस में भी हमारा जो वर्क डन आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में भी हमारा जो वर्क डन है वो आपका नेगेटिव ही रहेगा, राइट। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि इस पार्ट में आप लोगों के पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और उस पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। अब रफ़ सरफेस बोला है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ एक्ट करेगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि वो यूनिफॉर्मली चल रहा है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि नेट एक्सेलेरेशन जीरो होगा, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसने बोला है तो उसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ होगा, ठीक है, आगे की तरफ होगा। तो डी पार्ट में इसने बोला है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो क्योंकि आपको इस पार्ट में पूरा तरह से दिख रहा होगा कि जो हमारा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो आगे की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आगे की तरफ होगा, मोशन की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो वर्क आएगा वो आएगा हम लोगों का एफ एस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्योंकि हमारा 1 होगा, पॉजिटिव आता है, तो इस केस में जो हमारा वर्क डन आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो बच्चे कैसा आएगा, वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में इसने हम लोगों से ये बोला है कि आप बस इतना बताइए वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी। तो रेजिस्टिव फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और जैसे कि आपको अभी सामने ये सी पार्ट दिख रहा है, तो सी पार्ट में भी फ्रिक्शन ने जब वर्क करा था तो वो कैसा आ रहा था, वो नेगेटिव आ रहा था। सेम ई पार्ट में भी जो हमारा रेजिस्टिव फोर्स होगा वो मोशन के अपोजिट काम करेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपका पेंडुलम यहाँ पर है और पेंडुलम नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो एयर का जो फ्रिक्शन होगा वो इसके अपोजिट एक्ट करेगा कुछ ऐसे। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये एयर का रेजिस्टिव फोर्स होगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये जो वर्क डन होगा ये लिखा जाएगा एफ एस कॉस 180, और क्योंकि कॉस 180 होता है -1, तो इस वजह से ये वर्क डन भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। क्लियर। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है, फर्स्ट पार्ट हमारा पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर है। बस इसमें यही बताना था कि किस केस में आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और किस केस में आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और वह सिर्फ कॉस की वैल्यू से ही डिसाइड हो जाएगा कि किस में आपका आंसर पॉजिटिव आता है और किस केस में आपका आंसर नेगेटिव आता है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो अब हम चलते हैं 6.2 के पास। इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास 2 kg। यानी कि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान ये रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, और ये रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब होता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको 0 लेनी है, और इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स में u से डिनोट करा जाता है, तो इसलिए हमने u की वैल्यू 0 ले ली है। इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, और यह जो फोर्स है ये इस पर 7 न्यूटन का लगता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है 0.1 का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए पार्ट का अगर आपको जवाब चाहिए, ए पार्ट का अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको वर्क डन बताना है अप्लाइड फोर्स से। तो वर्क होगा एफ, डिस्प्लेसमेंट होगा डी, और फोर्स आगे है, साइड सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ ही होगा, तो इनके बीच में जो एंगल है वो आएगा 0 डिग्री। क्योंकि अगर फोर्स आगे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ ही होगा। पर उससे पहले ये चेक कर लेंगे कि इस पर फ्रिक्शन वगैरह और ये सब कितना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ना भाई। फोर्स तो आप यहाँ पर 7 लिख लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है, और cos 0 तो 1 होता है, तो डी कैसे मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका जो है बैक साइड की तरफ, पीछे की तरफ लगेगी, और जो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है μn, और इस केस में जो n होगा वो आपका mg के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स होगी वो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स से बैलेंस हो जाएगी mg से। तो
म्यू की वैल्यू आप रख लेंगे यहाँ से 0.1, एम की वैल्यू 2 दे रखी है तो आपको 2 रखनी है, और जी की वैल्यू आप स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज़ करिए 9.8 का यूज़ करिए, और आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आ जाएगा 1.96। अब आप अपना यहाँ पर नेट फोर्स बनाइएगा। नेट फोर्स कैसे बनेगा? नेट फोर्स ऐसे बनेगा, प्लस का 7 माइनस का 1.96 इज इक्वल टू एम ए, तो एम और साथ में ए। अब आप इसे सॉल्व करिएगा, 7 में से 1.96 को आप घटाएंगे, ठीक है, और फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 0.98, ठीक है, सॉरी 2 से डिवाइड करने पर आपके पास जो यहाँ पर आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास 2.52 नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब आप एक काम कीजिए कि आपको क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करिएगा उस कंसेप्ट को समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर इक्वेशन का यूज़ करिएगा, एस इज इक्वल टू यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0 है, हाफ ए की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिएगा 2.52, और टी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर ले लीजिएगा, तो ये संख्या आप लोगों के पास निकल के आ जाएगी 126 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला है 126 मीटर, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और 7 की मल्टीप्लाई जब 126 से आप करेंगे तो ये संख्या निकल के आ जाएगी 882 जूल। तो ये हमारे सबसे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, कि हमारे सबसे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा आप लोगों का 882 जूल। बस कैलकुलेशन है बच्चे, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके बी पार्ट में हमसे बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो बी पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा एफ, डिस्प्लेसमेंट होगा डी, और इस बार एंगल होगा 180 डिग्री। रीज़न सर, रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है, इसलिए हमने वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स तो लिया है 0, ठीक है। तो सॉरी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स लिया है 180 डिग्री यहाँ पर। अब फ्रिक्शन की यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे जो कि हमने 1.96 निकाली थी, और 10 सेकंड के अंदर यह पार्टिकल 126 मीटर चल के गया था, जैसे कि हमने पहले ही कैलकुलेट करा हुआ है, और कॉस 180 हमारा -1 होता है, और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी हमारे पास 247 जूल। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा पार्ट, बी पार्ट भी कंप्लीट। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा। मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ वैल्यूज़ को, और अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अब तक मैंने 2 फोर्सेस के वर्क डन निकाल लिए, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल लिया है जो 7 न्यूटन का मैं लगा रहा था, और मैंने साथ के साथ यहाँ पर फ्रिक्शन का भी वर्क डन निकाल लिया है। बाकी आपको वर्क डन बाय नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके फॉर्मूले होंगे एफ एस, और एंगल बनेगा cos 90 जो कि 0 होगा, और एम जी से भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस cos 90, क्योंकि 0 होगा। क्योंकि देखिए ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्सेस कैसे लग रही होंगी, ये फोर्सेस ऐसे लग रही होंगी कि जैसे ये हमारा ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ कर रहा है, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो इस तरह से एक्ट कर रहा है क्वेश्चन में। अब आप खुद सोचिए कि ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल की आपको ज़रूरत नहीं है, और ग्रेविटेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स का भी एंगल कितना आएगा, देखिए 90 ही आएगा, ठीक है। तो आपको इन 2 फोर्सेस के वर्क डन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका वर्क 0 आएगा। अब इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में आपसे बोला गया है नेट वर्क डन बताइए 10 सेकंड में कितना हुआ। तो अगर आप इस क्वेश्चन में टोटल वर्क डन बताएंगे तो इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही थी, एक तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल लग रहा है, एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन लग रहा है, एक वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो आ जाएगा आपका 882,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा 247 और बाकी इन दोनों का जो वर्क डन है वो आ जाएगा आपका 0। यह वैल्यू कैलकुलेट करके आप लोगों के पास आ जाएगी बेटा 635 जूल। तो जो आपका वर्क डन आ रहा है, टोटल वर्क डन आ रहा है, वो हो जाएगा आपका 635 जूल। चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में आपसे बोला गया है कि ये बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 10 सेकंड में कितना आएगा। तो यहाँ पर हम अपना वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है। अब आपका टोटल वर्क डन आ रहा था 635 जूल, तो इस पार्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपका कितना रहेगा, तो इस पार्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपका रहेगा 635 जूल। तो इस बच्चे इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आपने निकाल लिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास, टोटल वर्क डन है हमारे पास, इसके अलावा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6.3 के पास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6.3 के पास चलते हैं तो एनसीईआरटी के 6.3 क्वेश्चन में कहता है गिवन इन द फिगर 6.11, मतलब कि कुछ फिगर्स आपको दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि साइड में आपको कुछ फिगर्स दिख भी रही होंगी, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन करी गई है। अब कहता है कि आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दी गई है, मतलब ये जो वाई एक्सिस पर वी लिखा हुआ है ना, ये वी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय द क्रॉस। और इस ग्राफ में जो आप क्रॉस बना हुआ देख रहे हैं ना, आपको सामने फिगर में भी दिख रहा होगा क्रॉस बना हुआ है। तो ये जितनी भी फिगर होंगी इन सब में जो क्रॉस बना हुआ होगा वो टोटल एनर्जी का पॉइंट होगा कि वो टोटल एनर्जी के लिए बना है क्रॉस, ठीक है। आपको ये बताना है इन ईच केस स्पेसिफाई द रीज़न। आपको हर केस में जितने भी ग्राफ दिए जा रहे हैं उन सारे ग्राफों में बस ये बताना है, उस जगह को मेंशन करना है, उस रीज़न के बारे में बताना है। इफ़ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड, मतलब कि आपको सिर्फ वो वाला रीज़न बताना है जहाँ पे पार्टिकल नहीं मिलेगा, मतलब पार्टिकल के होने के चांसेस ही नहीं हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है आल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट इन ईच केस। और आपको बताना है कि टोटल एनर्जी, मिनिमम टोटल एनर्जी क्या हो सकती है हर केस में। तो चलिए एक एक ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखना इसमें जो वी लिखा है वो इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि सारे के सारे ग्राफ आपके पोटेंशियल एनर्जी के होंगे। और जो क्रॉस होगा तो क्रॉस के साथ जो ई लिखा होगा, समझ जाना ये क्रॉस और ये जो ई होगा ना, ये इंडिकेट करेगा आपका टोटल एनर्जी को, ये टोटल एनर्जी को इंडिकेट करेगा। आपको बस ये बताना है कि किस रीज़न में पार्टिकल नहीं मिल सकता। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा और वो आपको क्लियर रहनी चाहिए कि अगर मैं कभी भी टोटल एनर्जी लिखता हूँ तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं वी से डिनोट नहीं करूँगा, आप बस आपको पता होना चाहिए कि वी का मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी है, हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं, ये बातें हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, के कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव ही नहीं होती। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में के को निकालते हैं तो के हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान ये रखना। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का ही कंसेप्ट असल में ये है। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे के को निकालना है तो वो होना चाहिए ई माइनस यू। टोटल एनर्जी में से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को हटा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी। और ध्यान ये रखना कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है बेटा। चलिए एक एक ग्राफ पे चलते हैं, एक एक ग्राफ को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऊपर से हमको फर्स्ट ग्राफ दिया गया है, ये हमारा सबसे पहला ग्राफ है। अगर इस सबसे फर्स्ट ग्राफ की तरफ हम देखें, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ऐसा ये ग्राफ बनाया गया आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ई लिखा गया है, मतलब टोटल एनर्जी ये है
और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, देख रहे हैं V ऊपर लिखा गया है V नॉट, तो उसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अब आप खुद बताइए, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और टोटल एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? और ये काम इस वाले रीज़न में हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये वाला जो ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला जो रीज़न है, ये रीज़न वो रीज़न है जिसमें एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है ना, ये ए है, यहाँ तक ए है, तो इसके बाद जो वैल्यू होंगी उसमें तो एक्स का वैल्यू बड़ा ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक्स का वैल्यू बड़ा है ए से, तो हम ये देख पा रहे हैं साफ साफ कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी तो ऊपर दी गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू रखते हैं तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। आप देख पा रहे हैं ना ऊपर E माइनस यू है, तो अगर U बड़ा होगा और बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस होगा तो ओवरऑल आंसर भी आपका नेगेटिव निकलेगा। लेकिन हमने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो पार्टिकल इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि x ग्रेटर देन a वाला रीजन है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आती है, और इस रीजन में पार्टिकल जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा पार्टिकल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट नॉट एग्जिस्ट, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या नहीं करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी भी बतानी थी। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू गई थी ग्राफ की वो यहाँ पर थी, ये यहाँ पे कट कर रहा था, तो यहाँ पे अगर ये कट कर रहा है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर 0 मानी जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो वाई एक्सिस पर है ना। और इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या माना जाएगा सामने, 0, क्योंकि ओरिजिन होगा। तो आपकी जो मिनिमम एनर्जी होगी इस पार्ट की वो 0 होगी, और पार्टिकल किस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, x ग्रेटर देन a पे। इस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस रीजन पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव एनर्जी कभी भी पार्टिकल की नहीं होती है। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल, कुछ ऐसा ही एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं तो इसके नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ इसी तरह की बातें हम लोगों को करनी है। अब जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो आप NCERT में ही देखेंगे, क्योंकि अब मैं उसको नहीं बनाऊंगा, तो आप यहीं से देखिए इसके पार्ट को। तो ये हमारा जो सेकंड ग्राफ है इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो E से ज़्यादा है। आपको अपना ग्राफ दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं एक बार लास्ट बार इस ग्राफ को बना के समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो आपका जो E है वो यहाँ कहीं है, ये है आपकी टोटल एनर्जी। अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इसके ऊपर है, जैसे यहाँ पर इतनी है, ठीक है। इसके बाद तो बढ़ती ही रही, यहाँ गई, फिर इससे और ऊपर गई, फिर इससे और ऊपर गई, फिर इससे और ऊपर गई, अच्छा नीचे आई तो तब भी उससे ऊपर ही रही। तो क्योंकि आपकी टोटल एनर्जी यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही इसके ऊपर है, हमेशा ही इसके ऊपर है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जैसे कि आपने पीछे वाले पार्ट से समझा। लेकिन आपको भी पता है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन ये ग्राफ तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव होगी, क्योंकि इस ग्राफ में कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो टोटल एनर्जी से नीचे गई हो, कम हुई हो। ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इससे ऊपर रही थी। तो अगर बड़ी संख्या पोटेंशियल एनर्जी है और उसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट में माइनस लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो ओवरऑल आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी। जो कि इस बात को बताता है कि इस पूरे ग्राफ में, ये पूरा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक हो रहा होगा, क्योंकि इस तरफ ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और उस तरफ ये ग्राफ प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, कुछ ऐसा कह सकते हो। तो इस पूरे ही ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़्यादा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही ऊपर रहेगी टोटल एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव आएगी, यानी कि इस ग्राफ में हर जगह पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस पूरे ग्राफ में पार्टिकल यानी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट।
क्लियर हो गया? पार्टिकल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पूरे ग्राफ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पार्टिकल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, मिनिमम एनर्जी क्या होगी? क्वेश्चन ये है कि मिनिमम एनर्जी क्या होगी। बड़ा सिंपल है, मिनिमम एनर्जी कितनी होगी? तो ये देखिए, आपकी जो मिनिमम एनर्जी बननी चाहिए, आपकी जो मिनिमम एनर्जी इस पार्ट में आनी चाहिए, वो सिर्फ ये आनी चाहिए जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दूं तो सिस्टम के पास सिर्फ ये एनर्जी बचेगी। और ये एनर्जी कितनी है? तो अगर ये एनर्जी आपने इस ग्राफ में वी नॉट बोली है, तो वी नॉट से नीचे, वी नॉट से नीचे इसको वी वन मान लीजिए फिर, है ना? क्योंकि वी नॉट तो ये वाला पॉइंट है और ये जो मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट है ये वी थ्री है। कुछ ऐसे रहा होगा, है ना? तो फिर इस ये है मिनिमम एनर्जी आपकी, इसे आप वी वन मान लीजिए। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी वो आपकी क्या बनेगी इस ग्राफ में? वी वन। और पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का, ठीक है? ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है, इसी का तीसरा ग्राफ शुरू हो जाता है। मतलब हर किसी में सेम एक्सप्लेनेशन है, बस आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में कौन कौन से रीज़न में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऊपर रही है? इस ग्राफ में x की वैल्यू a से छोटे के लिए ग्राफ ऊपर है और दूसरा x की वैल्यू b से बड़े के लिए ग्राफ ऊपर है। देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में टोटल एनर्जी यहाँ पर है। अब इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है, ये रीज़न ए है, और फिर ये रीज़न क्या है? बी है। तो ये वो रीज़न है जहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपको दिख रही होगी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। क्योंकि टोटल एनर्जी की लाइन तो ये है, इतनी वैल्यू है टोटल एनर्जी आपकी, है ना? ये है आपकी टोटल एनर्जी ग्राफ में, तो इससे तो ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारी जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव एनर्जी कभी होती नहीं है, इसलिए पार्टिकल इन रीजन्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन रीजन्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मिनिमम एनर्जी कितनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा ग्राफ है ये नीचे गया है यहाँ पे यूँ, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है? ये यहाँ पर आपको V1 दी गई है, तो मिनिमम एनर्जी V1 होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है अगर, ठीक है, तो फिर आपकी जो है मिनिमम एनर्जी क्या बनेगी ग्राफ के अकॉर्डिंग? V1 बनेगी, ठीक है? और इन रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन रीजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। और ध्यान ये रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर भी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो सिर्फ वो रीज़न ढूंढते जाइए जहाँ जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ सकती है, और वह रीज़न वो होंगे जहाँ पर टोटल एनर्जी से ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो उन रीजन्स को आप हटा दीजिए क्वेश्चन में। चलिए एक पार्ट और है इसका, हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के, देखते हैं अगले पार्ट में हमें कौन से रीज़न ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये लास्ट ग्राफ हम लोगों का कुछ ऐसे है। अब इस ग्राफ में तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि जो क्रॉस है वो टोटल एनर्जी को दिखाया गया है, और ये जो चोटी वाले पीक हैं ये आपको दिखते हैं a/2 से लेकर के b/2 तक इस साइड में। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ पे ज़्यादा है? तो ये जो चोटी वाले पीक हैं -a/2 से लेकर के -b/2, तो ये वो रीज़न है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि इन रीजन्स में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आने वाली है, यानी कि इन रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी बात, मिनिमम एनर्जी जो होगी वो इस ग्राफ को देख के बताई जा सकती है कि मिनिमम ग्राफ नीचे आता है -v1 पे, तो मिनिमम टोटल एनर्जी v1 होगी। क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो फिर ये बनेगी इसकी मिनिमम एनर्जी। तो हर पार्ट का मैंने आपको मिनिमम एनर्जी बताया है, और हर पार्ट में बताया कि किस रीज़न में आपका पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आता है, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द पार्टिकल। बच्चे इस ग्राफ को भी अगर आप देखते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि V का मतलब इन्होंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को बोला है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर इन्होंने ग्राफ बनाया है। और अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ जो है इस तरह से बनाया गया है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए गए हैं, जैसे एक क्रॉस यहाँ लगाया गया और एक क्रॉस ये लगाया गया है, ठीक है?
ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे कि इन्होंने गिवन करा है क्वेश्चन में। गिवन है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेगी हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे स्प्रिंग की एनर्जी होती है कुछ इस तरह। और यहाँ पर बताया गया है कि के कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू रहेगी 0.5। अब इन्होंने कहा है कि शो डैट द पार्टिकल टोटल एनर्जी 1 जूल। कहता है कि जो टोटल एनर्जी है वो आपकी 1 जूल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टोटल एनर्जी होती है उसको हमेशा लिखा जाता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो वो कह रहा है कि ये बताइए कि जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है अगर वो 1 जूल है तो यह पार्टिकल हमेशा x की वैल्यू +2 से -2 के बीच में ही क्या करेगा, इधर उधर करके ऑसिलेट करेगा। ठीक है, उसने आपको कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है कि उसने बोला है कि ऑसिलेट करेगा तो कुछ ऐसे करेगा। ठीक है, तो मैं आपके बताना चाहूँगा, उसने कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने कहा है कि शो करो कि जो टोटल एनर्जी है अगर वो 1 जूल है तो पार्टिकल जो है टर्न बैक जब वो रीच करता है +2 पे। यानी कि अगर मैं ये मान लूँ कि पार्टिकल यहीं तक गया है तो ये वैल्यू आपकी +2 आनी चाहिए। अब अगर पार्टिकल यहीं तक गया है तो जाहिर सी बात है कि आगे जाने के लिए वेलोसिटी नहीं रही होगी, वरना अगर उस पर वेलोसिटी होती तो वो और आगे जाता। और अगर वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों ½ mv²। तो अगर v ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 और टोटल एनर्जी है 1 जूल। अब आप एक काम कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए ½ kx², यही दिया था इन्होंने। और यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √4, और √4 का मतलब यही हो गया +-2, यानी कि यह पार्टिकल रिटर्न बैक करेगा +2 से। यानी कि इस तरफ वाला जो पॉइंट आपका निकल के आएगा ये निकल के आएगा -2, क्योंकि यहाँ पर भी जाते जाते अगर वो टर्न कर रहा है तो आगे जाने के लिए वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर टोटल एनर्जी 1 जूल है तो आपका जो x होगा वो +2 से -2 के बीच में ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा यह पार्टिकल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 4, 6.4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6.5। 6.5 क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन होता है हमारे पास, जिसमें आपके पास कुछ रीजंस होते हैं और कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि इसके अगर ए पार्ट की तरफ आप चलते हैं तो इसके ए पार्ट में आप लोगों से कहा गया है द केजिंग ऑफ अ रॉकेट इन ए फ्लाइट बर्निंग अप ड्यू टू फ्रिक्शन। कहता है कि जब रॉकेट उड़ रहा होता है तो उस दौरान जो बर्निंग आती है, आग जो जलती हैं, ठीक है, आगे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, रॉकेट चल रहा होता है, मूवीज़ में भी देखा होगा या आपने कई फिल्म्स आती हैं उसमें भी ऐसी होता है कि रॉकेट चल रहे होते हैं, एकदम से बहुत तेज़ चल रहा होता है तो एक आग जैसा उसमें आगे उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो वो हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है, रॉकेट से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है। इसका रीज़न ये है बच्चों कि होता ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो रॉकेट होता है तो रॉकेट का जो आगे का सिरा होता है उसको नुकीला बनाया जाता है। इसे फिजिक्स में एरियोफॉयल का कंसेप्ट बोला जाता है। तो ये जो नुकीला हिस्सा होता है ये आपको पता है कि रॉकेट जो है आगे की तरफ जाता है और रॉकेट की स्पीड कोई 1 या 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं होती है। रॉकेट की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम ऐसे चलते हैं रॉकेट 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या इससे भी ज़्यादा से ही चलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए छोटे छोटे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल होंगे एयर्स के। तो ये सारे पार्टिकल हैं जो इससे टकराते हैं। टकराने पर ये इस रॉकेट पर ऐसे जब टकराते हैं तो टकराने पर ये इस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या लग जाती है, इस पर फोर्स लगती है। क्या लगती है रॉकेट पे, फोर्स, क्योंकि ये पार्टिकल जब इससे आगे वाले हिस्से से टकराएंगे ऐसे तो ये इसे रोकेंगे। एक तरह से ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो इन छोटे जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं, एटमॉस्फेयर के जो छोटे पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल से जब रॉकेट आगे जा रहा होगा टकराते हुए तो ये पार्टिकल जब इस रॉकेट से टकराएंगे तो ये ओवरऑल पीछे की तरफ को एक फोर्स क्रिएट करेंगे। कौन, ये है पार्टिकल्स जो हैं। लेकिन रॉकेट जो है फिर भी आगे की तरफ जा रहा होगा।
ठीक है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है इस मोशन को रोक रही होगी, तो ये एक तरह से फ्रिक्शन की तरह काम कर रही होगी। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, मोशन को रोकता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, कुछ इस तरह से ये फोर्स क्या कर रही होगी कि अगर रॉकेट आगे की तरफ जा रहा है किसी स्पीड से तो ये फोर्स उसे रोक रही होंगी, परंतु फिर भी जो रॉकेट है वो आगे की तरफ अपना कंटिन्यू रखेगा मोशन। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है ये फिर भी आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि रॉकेट जो है आगे की तरफ जाने के लिए कुछ वर्क कर रहा है। और यही वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यही जो रॉकेट का वर्क है यही कन्वर्ट हो जा रहा है किसके अंदर, यही कन्वर्ट हो जा रहा है हीट एनर्जी के अंदर, क्योंकि वर्क से ही बनती है एनर्जी। ठीक है, तो यही जो वर्क है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो बर्निंग है, ये जो हीट है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई, ये बर्निंग और ये हीट पैदा हुई रॉकेट से। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा रॉकेट से ये बर्निंग पैदा होती है, एटमॉस्फेयर से नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, यहाँ पर बोला गया है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो इस दिमाग में अपनी बात में डाल लो कि कॉमेट्स एक चमचमाता हुआ तारा होता है, मतलब स्टार को ही हम कॉमेट्स कहते हैं, और उसके पास एक टेल भी होता है, मतलब एक पूंछ भी होती है। आपने देखा होगा मूवीज़ में कई बार हॉलीवुड की मार्वल्स की मूवीज़ आती हैं जिनमें तारे बनाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं कि कुछ वो ऐसे मूव कर रहे हैं आसमान में, तो ये होते हैं टेल वाले स्टार्स जो आसमान में बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कॉमेट्स होते हैं जो आपके आसमान में आपको दिखते हैं चलते हुए, ठीक है, इन्हें हम कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, एक ब्राइट स्टार जिसके पास टेल होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सन के चारों ओर जो है आपके ऑर्बिट्स में गोल गोल जो है कौन घूम रहे हैं, सन के चारों ओर घूम रहे हैं आपके कॉमेट्स। तो वो कह रहा है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लगती है, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इन दोनों के जो बीच में लगती है वो इसके मोशन के परपेंडिकुलर नहीं होती है। येट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर ए कंप्लीट ऑर्बिट इज़ जीरो। फिर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आता है वो जीरो क्यों आता है? सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जैसे कि हमने बैच में डिस्कस भी करा है क्लास के अंदर कि कंजर्वेटिव फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज्ड लूप में वर्क डन क्या रखती हैं, अपना जीरो रखती हैं। कि मतलब अगर कभी भी किसी पार्टिकल पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो जब वो पूरा एक क्लोज लूप बना करके वापस यहीं आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि क्लोज लूप में जो चेंज आता है पोटेंशियल एनर्जी का वो जीरो आता है। ये इसलिए हो रहा होता है। तो क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो क्लोज लूप में हमेशा ही वर्क डन अपना जीरो बनाएगी बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चे इस क्वेश्चन का सी, जिसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रही है, एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रही है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अर्थ और सैटेलाइट की वो लिखी जाती है नेगेटिव ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में फॉर्मूला चलता है -g m1m2/r, दो पार्टिकल के बीच में। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये मान लीजिए ये सन है, सॉरी ये अर्थ है, और ये क्या है, सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट मान लीजिए अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मास हो गए, एक मास हो गया m1 और एक मास ये हो गया m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, चलिए r ले लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो मास हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा, आपको भी पता है, नेगेटिव ऑफ दिस। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब अर्थ के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी को लॉस करती है, पर जैसे जैसे ये अर्थ के पास आती है इसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। रीज़न दीजिए, जवाब सुनिए बच्चों। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है किसी भी वजह से तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उस केस में इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर किसी चीज़ को सेम रहना है तो अगर एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी बढ़नी चाहिए ताकि वो वैल्यू बैलेंस हो जाए और वो सेम रहे। अब देखिए, अगर आपका R डिक्रीज़ करता है, क्योंकि
जैसे 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 ये अर्थ है और मान लीजिए सैटेलाइट और करीब आ गई है अर्थ के, इतना करीब आ गई, तो अब इनके बीच में आर कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। पहले ज़्यादा था लेकिन इस डायग्राम में कम हो गया। तो अगर आर डिक्रीज़ करेगा तो आपको पता ही है ये ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़। बट क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव में अगर वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो फिर वो ओवरऑल वैल्यू, नेगेटिव में वैल्यू का बढ़ने का मतलब है कि ओवरऑल वैल्यू घटती है। देखिए सीधी सी बात है, मैं नेगेटिव 2 संख्या लिखता हूँ, पहली वैल्यू आई मान लीजिए 2 और दूसरी वैल्यू उससे भी ज़्यादा आती है 5। आप बताइए मैथ के अकॉर्डिंग वैल्यू तो बढ़ रही है, 2 से 5 हो रही है, पर छोटा भी तो होता जा रहा है, -5 छोटा होता है ना। तो अगर आपका आर डिक्रीज़ हो रहा है तो वैल्यू तो बढ़ेगी, पर क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़। और अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी यहाँ पर, इंक्रीज़। और बच्चे अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो वेलोसिटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी। तो इसीलिए जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के पास आएगी तो डिस्टेंस कम होगा जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, परंतु काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी उसी अकॉर्डिंग में, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग में, और वेलोसिटी भी क्या करती है हमारी, इंक्रीज़। अब अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है सर, कि ठीक है ये सारी बातें एकदम अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में एटमॉस्फेयर में होगा आपका क्या, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा एयर फ्रिक्शन। और आप सबको पता है कि जहाँ पर फ्रिक्शन होता है वहाँ पे लॉसेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी का पार्ट हमारा लॉस भी होता है, पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ ही करती है। देखिए मैंने बोला टोटल एनर्जी में लॉस आता है, मैंने ये नहीं बोला काइनेटिक में लॉस आता है। मान लीजिए पहले टोटल एनर्जी आपकी 10 है, ठीक है, तो बाद में वो 9 हो जाएगी, पर काइनेटिक एनर्जी अपनी जगह है, टोटल एनर्जी अपनी जगह है ना, ठीक है। तो लॉस इसलिए आता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर में। पर अगर आप दोनों एनर्जियों को उसमें देखें तो दोनों एनर्जियों में आपको दिखेगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या कर रही होती है, इंक्रीज़ कर रही होती है बच्चे। इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे डी पार्ट में ना हम आपको कुछ फिगर्स दे रहे हैं, और आदमी 2 मीटर चलता है 15 किलो के डब्बे को लेकर के। तो आपको यहाँ पर एक फ़िगर दिख रही होगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स है इस तरह से जो आदमी के हाथ के ऊपर रखा गया है इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आदमी आगे की तरफ जा रहा है और ये आदमी आगे की तरफ गया था क्वेश्चन के हिसाब से 2 मीटर। तो आदमी ने इस डब्बे को उठाने के लिए फोर्स लगाया होगा कुछ ऐसे, तभी तो ये डब्बा ऐसे लिफ्ट कर रहा है इसके हाथ में ऊपर, है ना। तो देखिए यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल चल रहा है, 90 डिग्री चल रहा है। तो अगर मैं वर्क डन निकालूँ इस केस में तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 हो जाता है 0। तो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूँ तो आदमी ने वर्क डन नहीं करा, बट अगर मैं सेकंड केस में बात करूँ तो सेकंड केस में जो आदमी है वो उस डब्बे को खींच रहा है। अब अगर आदमी के हिसाब से सोचें तो आदमी इसको ऐसे खींच रहा है फोर्स लगा के, और ये जो डब्बा है ये ओवरऑल आगे की तरफ जाएगा कितने मीटर, 2 मीटर जाएगा। क्लियर है, कितना जाएगा, 2 मीटर जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि इस केस में मैं अगर वर्क डन को निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो हो जाएगा एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 आपको भी पता है कितना होता है, 1 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो हमारा सेकंड केस में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा सेकंड केस में। फर्स्ट केस में तो क्या आ रहा था, 0। तो दोनों में से किस केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ, सेकंड केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ। फर्स्ट केस में तो 0 हो गया था, सेकंड केस में ही तो वर्क डन ज़्यादा हुआ। तो इन दोनों में से किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा ये बताना है। देखिए लास्ट की लाइन देखिए, इन विच केस वर्क डन इज़ ग्रेटर। तो किस केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ, तो सेकंड केस में हमारा जो वर्क डन है वो ज़्यादा हो जाता है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6.6। ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास फिर से। अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें बस ये बताना है कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। कहते हैं व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क, तो आपको याद होगा कि जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है, जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव टाइम ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो अगर वर्क डन हो रहा है तो आपका यू क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा।
क्योंकि यू के आगे माइनस है। तो अगर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पर यू के आगे तो माइनस है, तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि वो डिक्रीज़ करेगा। चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, जो वर्क डन हो रहा है, जो बॉडी वर्क डन कर रही है अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है टोटल वर्क डन की स्टेटमेंट चली जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम चल रहे हैं। तो जो आपका वर्क डन है वो सीधा सीधा किस में जाएगा, वो सीधा सीधा जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। किस में जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि बताइए किस चीज़ में लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जवाब है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो इसका सही ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी। चलिए सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम। बच्चे ये वाली स्टेटमेंट तो सीधा आपको याद होगा न्यूटन के सेकंड लॉ से ली गई है। अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ याद करते हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ में बोला गया था कि जो फोर्स होती है वो लिखी जाती है dp/dt, और आप लोगों को बैच में बताया गया था कि ये फोर्स एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है यानी कि डेल्टा p/डेल्टा t होता है, ये किसके बराबर होता है। तो जवाब है कि ये तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। चलिए इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा इसके डी पार्ट में आप लोगों से ये कहा गया है कि इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो वो क्वांटिटी बताइए डेट डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर दो बातें होती हैं। पहला, आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है यानी कि p, वो क्या रहता है, तो आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जैसे कि आपको पता है। दूसरी बात, आपकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो भी क्या रहती है, तो आपकी टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आपकी दो चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहेगी, पहला रहेगा लीनियर मोमेंटम और दूसरा क्या रहेगा, टोटल एनर्जी। और ध्यान ये रखना है कि टोटल एनर्जी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कहीं पता चले उसके अंदर आपने चेंजेस कर दिए, कोई एनर्जी या कोई मास आप बाहर से उठा करके अंदर ऐड कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, आइसोलेट बॉडी होनी चाहिए कि पहले अगर दो बॉडीज़ थी तो बाद में भी आपके पास दो ही बॉडीज़ रहनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी इन इलास्टिक कोलिजन में एक तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और दूसरा टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको पूरी तरह से कांस्टेंट देखने को मिलती है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.7। तो इसके ए पार्ट में हम चलते हैं। इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इलास्टिक कोलिजन दो बॉडीज़ में जब होता है, यानी कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। तो मान लीजिए ये दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी एरी और एक बॉडी एरी। तो आपके पास दो बॉडीज़ हो गई। इसके मास को m1 मानिए, इसके मास को m2 मानिए, इसकी स्पीड को u1 मानिए और इसकी स्पीड को आप u2 मानिए। तो कहता है जब इनके बीच में कोलिजन होता है तो मान लीजिए कोलिजन के बाद, टकराने के बाद इसकी स्पीड कुछ हो जाती है, सपोज़ v1 हो जाती है। मान लीजिए टकराने के बाद इसकी स्पीड कुछ हो जाती है, मान लीजिए इसकी स्पीड v2 हो जाती है। ऐसा कुछ होता है कोलिजन के बाद। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता, ठीक है, कैसा कोलिजन होता, इलास्टिक। कह रहा है कि अगर मान लीजिए इनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अगर इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम और एनर्जी हर बॉडी की कंजर्व है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ईच बॉडी। ईच बॉडी का मतलब है सिंगल मास। तो सिंगल मास के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। सिस्टम मतलब अगर आप मेरे से बोलते कि इन दोनों पार्टिकल की जो इनिशियल एनर्जी है, क्या वही एनर्जी इन दोनों पार्टिकल की फाइनल भी आएगी, तो मैं कहता हाँ, ये होता है सिस्टम। कि अगर एक पूरे सिस्टम की बात करें तो हाँ जी, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल एनर्जी बराबर होती है, सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है। सिंगल मास का कभी भी मोमेंटम और एनर्जी सेम नहीं होती, वो बदल जाती हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट का जो जवाब है वो है फॉल्स। आइए दूसरे पे चलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब सिस्टम बोला है, ये बहुत अच्छी बात है, सिस्टम बोला है। कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड no matter what internal and external force on a body are present। ये गलत स्टेटमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो फिर एक्सटर्नल वर्क डन भी होगा, और एक्सटर्नल वर्क डन अगर कोई करेगा तो उसकी वजह से हमेशा जो एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी।
क्योंकि वर्क ही किस में जाता है, एनर्जी में। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा तो जाहिर सी बात है उस फोर्स से वर्क हो सकता है और उस वर्क से एनर्जी आ सकती है, तो एनर्जी चेंज हो सकती है। तो सर ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है कि सर आपका जो है ना एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से वर्क हो सकते हैं और वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो सिस्टम के पास एनर्जी आने के चांसेस होते हैं। तो फिर एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहेगी सर, है ना। चलिए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, सी पार्ट पे। वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज्ड लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। नहीं सर, गलत बोल गया है, फॉल्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। आपको थ्योरी में ये बातें लिखवाई हैं, आप थ्योरी में देखिएगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए। तो इसने स्टेटमेंट दी कि क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा सारी फोर्सेस के लिए, नहीं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ये बात ठीक है। चलिए इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन है, ध्यान रखना इन इलास्टिक कोलिजन है। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। बिल्कुल सही कहा इसने, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टकराने पर कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चले जाती है। कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो हीट का फॉर्म हो सकता है, साउंड का फॉर्म हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो सकता है। तो फाइनल एनर्जी कहीं ना कहीं कम ही होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये इसने बिल्कुल सही कहा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो ये डी वाला पार्ट इसका बिल्कुल पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.8 का ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, कह रहा है इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन। कह रहा है टकराते वक्त समय ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं, दो मास हैं m1 m2, ये आपस में टकरा रहे हैं। कह रहे हैं टकराते वक्त समय क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि टकराते वक्त समय कभी कभी क्या हो जाता है कि इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। हाँ, टकराने के बाद इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी और टकराने से पहले इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने से पहले और टकराने के बाद वो इक्वल होती है, क्योंकि टकराने पर इनमें जो है चेंजेस आ जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो कोलिजन के टाइम पर, ये है कोलिजन का टाइम, कोलिजन के टाइम पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है। टकराने के बाद फाइनल, टकराने से पहले इनिशियल। तो इनिशियल बराबर फाइनल जरूर होता है, पर कोलिजन के टाइम ये एनर्जी इक्वल नहीं होती है। तो उसका जवाब है नो, कोलिजन के टाइम नहीं होता है। कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले आपकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले में क्या कह रहा है, इसके बी पार्ट में कह रहा है इज टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट इंटरवल ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। यस, इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल सही बोला इसने। क्योंकि टकराने पर क्या होता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रही हैं, m1 मास है और ये m2 मास है, तो जब इनमें कोलिजन होगा तो इस वक्त क्या होता है कि इनके बीच में इंटरनल फोर्स पैदा होती है। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स कभी भी लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करती है। ये एक रीज़न होता है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके सी पार्ट में आप लोगों से कहा है कि अगर हमारा जो आंसर है ए और बी पार्ट, अगर कोलिजन इन इलास्टिक होता तो क्या होता, तो उसका जवाब सुनिए। अगर ये क्वेश्चन इन इलास्टिक कोलिजन का होता तो आपको भी पता है कि लीनियर मोमेंटम तो वहाँ भी कांस्टेंट होता है, तो मैं तब भी आपसे यही कहता कि जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट होता। परंतु हम सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर कांस्टेंट नहीं होती है इन इलास्टिक कोलिजन में। तो ये तो थ्योरी का पार्ट है हमारा, हमने वहाँ डिस्कस करा हुआ है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं लेना पड़ रहा है। चलिए इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके डी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बॉल डिपेंड ओनली ऑन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बिल्कुल सही कह रहा है। इस कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ध्यान से सुनिएगा जो वर्ड मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, अगर कोई फोर्स मान लीजिए सेपरेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो इस तरह की जो फोर्स होती हैं ये सेंट्रल फोर्स के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन में क्या ही रहा है, बिटवीन देयर सेंटर,
तो मान लीजिए इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है आर। तो अगर इनके बीच में जो फोर्स है वो उस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, सेंट्रल डिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रही है, तो वो फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होंगी। और सेंट्रल फोर्स हमेशा किस नेचर की रहती हैं? कंजर्वेटिव नेचर की रहती है। लाइक ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और ठीक है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसने हमसे कहा है कि वो कोलिजन क्या होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होती हैं वो हमेशा इलास्टिक कोलिजन्स में रहती हैं, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आती हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर चेंजेस आते हैं एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर इसने पूछा था अगर पोटेंशियल एनर्जी दो बिलियर्ड्स बॉल की डिपेंड करती है सेपरेशन डिस्टेंस पे उनके सेंटर के, और कोलिजन कौन सा टाइप का होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से डिस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है Gm1m2/r। तो ये आर क्या है? सेंट्रल डिस्टेंस है ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर पे डिपेंड कर रही है ना। और जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कंसेप्ट से आई होगी। तो ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर क्या है? कंजर्वेटिव। तो इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करिए कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि ये ग्रेविटेशन फोर्स को लेकर के आए हैं, यानी कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स की बात हुई है। और कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर रहते हैं, तो ये कोलिजन का जो टाइप होगा वो कैसा होगा? इलास्टिक रहेगा। बच्चे हमारे पास आता है यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट पर है, यानी कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये शुरू में रेस्ट पर है। अब आगे क्या है कि ये जो है वन डायमेंशन मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स होगी वो भी कांस्टेंट होगी और ma करके आ जाएगी। आपसे बस इतना कहा है कि ये बताइए पावर डिलीवर इट एट टाइम t। कह रहा है किसी टाइम पर पावर कितनी होगी। तो हम इसे बोलेंगे कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स इंटू में वेलोसिटी होता है, तो फोर्स की जगह तो ma लिख लेंगे और v की जगह हम इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे कि आप सबको ये इक्वेशन याद है, तो हमने v की जगह यूज़ कर लिया u प्लस ए टी, और u तो क्योंकि जीरो हो जाएगा तो a को हम लिख लेंगे ए टी। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो बचेगा वो बचेगा ए टी, और ये हो जाएगा ma²t। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पावर जो है टी के कैसे होगी। तो पावर जो है टी के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि टी के प्रोपोर्शनल होगी, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सेकंड। इसका सेकंड आंसर मतलब कि सेकंड ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। बेटा अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसमें सीधा कहा गया है ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर, यानी कि अब आपका पावर क्या है? तो अब आपका पावर कांस्टेंट है। तो ध्यान ये रखिएगा कि अब क्वेश्चन के अंदर आपका पावर कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ के चलते हैं। वैसे आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला अभी मैंने फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखा था। अब ये कहता है इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज़, कह रहा है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टाइम पर वो कितना होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी टाइम पर, ये कैसे पता चलेगा? बच्चे बड़ा सिंपल सा है, आप एक काम कीजिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पावर हमारा कांस्टेंट है, इसको p रहने दीजिए, फोर्स को लिखिए ma और a को लिखिए dv अपॉन में dt, क्योंकि एक्सेलरेशन को हमेशा इसी प्रकार लिखा गया है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। नेक्स्ट स्टेप, इसको p dt लिखिएगा और इसको लिखिएगा mv dv, और बोथ साइड इसे इंटीग्रेट करिएगा, दोनों को इंटीग्रेट करिएगा। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका pt, ये आ जाएगा आपका mv²/2, जिसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ही हो जाएगा 2pt इज इक्वल टू mv², ठीक है। तो ये हो जाएगा 2pt अपॉन में m का अंडर रूट, ये आ गया v, लेकिन आपको तो डिस्टेंस चाहिए था। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखता है कि जो v है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। तो रूट टी का मतलब क्या होता है? रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2। तो अब आप v को लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये चलेगा सीधा सीधा आपका टी की पावर 1/2। तो जो आपका अगला स्टेप होगा उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बनाएंगे dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर, नहीं ये तो t है ना, तो आप इसे सीधा सीधा भेजेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी, तो ये हो जाएगा dx इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 इंटू में dt। और अब दोबारा से इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा t की पावर 3/2,
और नीचे भी आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, t की पावर 3/2। तो t की पावर 3/2 जो आपका थर्ड ऑप्शन है, तो इसका जो है थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट लिखा गया है बेटा।